जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में हम जो इंग्लिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने देखा कि भारत में एक के बाद एक विदेशी कंपनी आई, जिसमें पुर्तगाल की ईस्ट इंडिया कंपनी, डच की ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी हैं। आज हम इंग्लिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनो है और ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनो है। आइए शुरू करते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कैसे कैसे आई, कैसे कैसे उसकी स्थापना हुई, कैसे कैसे वो आगे बढ़ी, उसके बारे में हम जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सबसे पहले सन 1606 में हुई थी। जो क्वीन एलिज़ाबेथ थी, उन्होंने उनके चार्टर के द्वारा। ये चार्टर क्या होता है? ये चार्टर एक परमिशन होती है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिज़ाबेथ ने 31 दिसंबर सन 1600 में दी थी। इस चार्टर के द्वारा उनको एकाधिकार, मोनोपोली मिल गया था जो पूर्व था, जिसमें पूर्व के देश लाइक जैसे भारत, चीन, म्यांमार, इंडोनेशिया, इन जो एरिया था, ये जो क्षेत्र था, इन सब से व्यापार के लिए उसे एकाधिकार मिल गया था। और सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। पर उसकी स्थापना तो हो गई, पर भारत में अभी उसकी कोई फैक्ट्री नहीं थी। तो इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री के लिए फैक्ट्री की परमिशन के लिए सर कैप्टन हॉकिंग्स को जहांगीर के कोर्ट में भेजा था सन 1609 में। ये याद रखिएगा फैक्ट कि सर कैप्टन हॉकिंग्स 1609 में जहांगीर के कोर्ट में आए थे। क्यों? परमिशन लेने के लिए कि वो फैक्ट्री अपनी सूरत में स्थापित कर सकें। सूरत ही क्यों, और कहीं क्यों नहीं? क्योंकि सूरत उस समय एक व्यापारिक केंद्र था, एक ट्रेडिंग सेंटर था, जिसमें जो पश्चिम के देश थे ये, और जो मिडिल ईस्ट के देश थे और जो पूर्व के देश थे, वहाँ का इन दोनों में व्यापार के जो एरिया था, जो रूट था, उस पे सूरत एक बहुत इम्पोर्टेंट औद्योगिक क्षेत्र था। तो वहाँ पे अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहती थी, पर जहांगीर ने जो पुर्तगालियों के दबाव में वो फैक्ट्री की परमिशन देने से मना कर दिया। फिर बाद में जब जहांगीर को ये लगा कि, क्योंकि ये जब कंपनियां जब ये व्यापार करती थी तो ये जाकर जो मुगल्स होते थे उनको कर भी, उनको टैक्स भी देती थी। तो बाद में जहांगीर ने सन 1613 में इनको परमिशंस दे दी अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए कि भाई अब आप जाके अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हो। इसके अलावा इसको देख कर ही उनकी जो फर्स्ट ट्रेडिंग फैक्ट्री थी वो सूरत में बनी। देखिए 1609 में वो परमिशन लेने आए थे, पर उसके 4 साल बाद उनको 1613 में परमिशंस मिली कि आप सूरत में जाके अपनी फैक्ट्री बना सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगरा, अहमदाबाद और भरूच, ये 3 जगहों पर भी अपने ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किए। सर थॉमस रो, ये देखिए थॉमस रो की फ़ोटो है। थॉमस रो ये जहांगीर के कोर्ट में वापस आए, पर ये राजदूत बन के आए थे। किसके राजदूत? इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट के राजदूत बन के ये जहांगीर के कोर्ट में आए कि हमें और भी जगह फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है। अभी तो उन्होंने 3 जगह ट्रेड सेंटर और 1 जगह फैक्ट्री बनाई थी, फिर और परमिशंस लेने आए, तो जिसके कारण उन्हें परमिशन मिल गई। और फिर उन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो क्षेत्र थे वहाँ पे फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश करी, जिसमें कलकत्ता भी एक प्रमुख क्षेत्र था। इसके अलावा जो आज हम बड़े बड़े शहर देखते हैं जैसे मुंबई, मद्रास, चेन्नई और कलकत्ता, ये जो क्षेत्र, ये इतने बड़े शहर हुए, ये अंग्रेज़ों के समय यहाँ पर ये छोटे छोटे गांव थे। जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश की, वहाँ पे ट्रेड हुआ, धीरे धीरे वहाँ पे कंट्रोल बना, तो जाके इन शहरों का क्षेत्र बढ़ा और आज हम इन्हें महानगरों के रूप में जानते हैं। तो जो मुंबई था, जो मुंबई पहले एक छोटा सा गांव था, जैसे बॉम्बे बोलते थे। बॉम्बे पुर्तगालियों के अंदर था, अंग्रेज़ों के अंडर नहीं था, पुर्तगालियों के अंडर था। पर जो अंग्रेज़ों का राजा था चार्ल्स द्वितीय, ये जेम्स वन के बाद आया था चार्ल्स द्वितीय ने पोर्टुगीज़ की जो राजकुमारी थी उससे शादी की और उसको दहेज के रूप में, डाउरी के रूप में मुंबई मिल गया। जी हाँ, पूरा का पूरा एक शहर ही दहेज के रूप में दे दिया गया। इसके अलावा मद्रास, मद्रास भी उन्होंने एक लोकल राजा से ये परमिशन लेके, वहाँ पे वो पहले एक गांव था, वहाँ पर उन्होंने अपना किला बनाया, जिसे बोलते हैं, पहले फैक्ट्री बनाई बाद में उसे किला बना दिया, जिसे बोलते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज।
आज भी ये चेन्नई में स्थापित है, देख सकते हैं उसको। तो ये क्यों बनाया गया था, जिससे कि जो मसूलीपट्टनम था, मसूलीपट्टनम पे उनकी निर्भरता कम हो, जिससे वो कम निर्भर हो मसूलीपट्टनम से व्यापार करने के लिए। इसलिए उन्होंने एक नया शहर बना दिया, एक नया सेंटर बनाया जिसे मद्रास जानते हैं। इसके अलावा उन्होंने कलकत्ता में भी अपनी फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश की थी। तो धीरे धीरे उन्होंने ये इन इन जगहों पर अपनी फैक्ट्रियाँ बनाई। बाद में इन्हीं को उन्होंने 3 अलग-अलग प्रेसिडेंसीज़ बना दी थी। प्रेसिडेंसी मतलब जैसे आज हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, वैसा ही कुछ-कुछ सिस्टम था प्रेसिडेंसी, जिसमें कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। अब सवाल उठता है कि अब हम पढ़ते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1664 में हुई थी। जी हाँ, सबसे लेट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कई एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ चुका है, कब स्थापना हुई थी। 1664 में इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इस्टाब्लिश की थी सूरत में। कब की थी? सूरत में 1664 में। इनके जो एक गवर्नर थे जिनका नाम था फ्रांसिस मार्टिन ने पोंडुचेरी की स्थापना की थी सन 1673 में, और ये पोंडुचेरी के फर्स्ट गवर्नर बन गए थे। इसके साथ ही पोंडुचेरी, जो फ्रेंच था, उनका हेडक्वार्टर बन गया। अंग्रेज़ों का हेडक्वार्टर क्या था? कलकत्ता था। पर जो फ्रेंच थे, जब उनका हेडक्वार्टर बाद में पोंडुचेरी बन जाता है। इसके अलावा जो फ्रांस थे, अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी ये व्यापार करेंगी, तो सीधी सी बात है, दोनों में लड़ाई भी होगी। तो इसके कारण उन लोगों में कई ज़्यादा लड़ाई हुई, जिसे हम कार्नेटिक वॉर्स कहते हैं। आगे उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बस ये था कि 3 कार्नेटिक वॉर हुई, जिसमें उन्होंने लोकल राजाओं के सपोर्ट से, मतलब एक राजा को अंग्रेज़ सपोर्ट कर रहे हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक राजा को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्ट कर रही है, और इसके कारण उन्होंने युद्ध हुए, जिसे हम कार्नेटिक वॉर कहते हैं। तो यही लिखा है इन द बिगिनिंग। वहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच में कंपटीशन हुआ कि कौन ज़्यादा श्रेष्ठ है भारत में और कौन ज़्यादा व्यापार कर सकता है, जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि 3 कार्नेटिक वॉर्स हुई, जैसे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर और थर्ड कार्नेटिक वॉर कहते हैं। इसमें क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर थी, ये कार्नेटिक वॉर किस में लड़ी गई? एक्चुअली इसमें क्या था कि जो अंग्रेज़ थे, एक तरफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक तरफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया, और दोनों ने अपनी प्रॉक्सी मतलब एक लोकल राजाओं को बिठाया कि एक राजा को इंग्लिश सपोर्ट कर रहा है, एक राजा को फ्रेंच सपोर्ट कर रहा है, और वो आपस में सबके सहयोग से लड़ रहे हैं। इनको हम कार्नेटिक वॉर बोलते हैं। इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। कार्नेटिक वॉर, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1740 से 1748 तक हुआ। इसके कारण उनमें जो राइवलरी थी, जो प्रतिद्वंद्विता थी, वो और बढ़ती गई, और ये युद्ध ट्रीटी ऑफ एक्स-ला चैपल के से ख़त्म हुआ 1748 में। इसके बाद एक साल बाद ही सेकंड कार्नेटिक वॉर हुई 1749 से 1754 में। इसमें क्या हुआ कि जो फ्रेंच थी, वो धीरे धीरे कमज़ोर हुई, और जो इंग्लिश थी उसने पावर इस्टेब्लिश कर ली, वो ज़्यादा प्रोमिनेंस में आ गई थी, और फ्रेंच का दबदबा घट गया था। जो तीसरा कार्नेटिक वॉर हुआ था, वो फाइनल वॉर था, जिसमें ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी, और जिसके कारण जो फ्रेंच थे उनको भारत से एक तरह से खदेड़ दिया गया था। पर ऐसा क्या कारण था कि अंग्रेज़ ही जीते? क्यों फ्रेंच हार गई? क्यों डच हार गए उनसे? क्यों पुर्तगाल पीछे रह गए और अंग्रेज़ों का साम्राज्य स्थापित हुआ? जी हाँ, हम वही पढ़ते हैं, आगे वही देखते हैं। रीज़न फॉर ब्रिटिश सक्सेस। देखिए, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका जो स्ट्रक्चर और नेचर था, वो और कंपनियों से अलग था। अगर हम फ्रेंच से तुलना करें, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, जिसके सारे निर्णय राजा रहता था। जबकि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको कंट्रोल करते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ये भी इलेक्ट होते थे। तो जो श्रेष्ठ होगा वो इलेक्ट होगा, इलेक्ट होके वो बेटर डिसीजन ले पाएगा। जैसे आज कंपनियों में सीईओ इलेक्ट होते हैं, ये हैं, वो भी चुने जाते हैं अपने बोर्ड के द्वारा। तो इसी तरह उनमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, और वो इलेक्ट होते थे हर साल, जिसके कारण उनकी एफिशिएंसी अच्छी थी। इसके अलावा जो ब्रिटिश थी,
थी, उनकी नेवी सुप्रीमेसी थी। नेवल सुप्रीमेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कई युद्ध हो रहा है, तो उसके कारण ब्रिटेन पूरी दुनिया से अपने सैनिक भारत में ला सकता है, युद्ध में सहायक कर सकता है। ये सबसे बड़ा कारण था कि फ्रेंच की नेवल सुप्रीमेसी नहीं थी और ब्रिटेन की थी, जिसके कारण ब्रिटेन जीता। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में ज़्यादा हुआ था फ्रेंच और कंपनियों के मुकाबले, जिसके कारण क्या था कि वहाँ पे अच्छे हथियार थे और बेटर टेक्नोलॉजी थी। इसके अलावा उनकी मिलिट्री स्किल और डिसिप्लिन भी काफ़ी अच्छा था। यूज़ ऑफ डेप्थ मार्केट क्या था जी, ब्रिटेन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी, तो उसने लोन लिया। उसने वहाँ के जो इन्वेस्टर थे उनसे लोन लिया कि हमें लोन दीजिए जिससे हम अपनी कंपनी बढ़ा सकें भारत में, और बाद में उसने रिटर्न दिया। ये फ्रेंच के साथ पॉसिबल नहीं था, जिसके कारण उनके पास पैसे की भी कमी नहीं थी। इसके अलावा एक स्टेबल सरकार थी ब्रिटेन में, एक स्टेबल सरकार थी फ्रेंच और के मुकाबले या और देशों के मुकाबले, जिसने जो भी उनके जो सक्सेस थी उसमें सहायक साबित हुई। और लेसर जील फॉर रिलीजन, देखिए ज़्यादातर कंपनियों ने, जैसे जो पुर्तगाल और डच की कंपनी थी, उनमें उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन किए, जिससे उनका जो ज़्यादातर ध्यान था वो कन्वर्जन की तरफ ही चला गया। पर फ्रेंच ने इतना नहीं किया। पर जो ब्रिटेन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने जो रिलीजन में कन्वर्जन थे उन पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम ये करेंगे तो हम जो लोकल लोग हैं उनको गुस्सा नाराज़ कर सकते हैं, जिसके कारण उन्होंने कन्वर्जन्स पे बाद में ध्यान दिया, पर इस टाइम नहीं दिया, और उन्होंने खुद की प्रोग्रेस पे ध्यान दिया, जिसके कारण वो बाद में सक्सेसफुल हुए। तो जी, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा और कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। जी धन्यवाद।